नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी लाभदायक होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार यानी कि UKPSC द्वारा आप लोगों के लिए एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। ये विज्ञप्ति 31 जनवरी 2024 को जारी करी गई है। इसमें यूँ कहें कि हम उत्तराखंड में एक नई भर्ती और फिर से आ गई है, और जो उस भर्ती को कंडक्ट कराएगा वो उत्तराखंड लोक आयोग कराएगा। इसके लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर यानी कि उत्तराखंड एसआई के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती आ चुकी है, उत्तराखंड एसआई की भर्ती आ चुकी है। तो इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम के लिए अहर हैं, यानी कि इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनकी क्या योग्यता रहेगी और क्या एज ग्रुप होगा, क्या उसकी शारीरिक दक्षता होगी और कब इसकी अंतिम डेट है। तो जानते हैं। सबसे पहले विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी, जैसा आप देख रहे होंगे। एक बात और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस बारे में चाहिए, ज़्यादा सूचना अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट दी गई है www.psc.uk.government.in पर जाकर आप विस्तृत नॉलेज इसकी ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल सर्च कर सकते हैं psc.uk.government.in। तो आगे बात करते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आप देख रहे होंगे, 31 जनवरी 2024 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये कौन सी भर्ती है। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, जिसको हम सब इंस्पेक्टर कहते हैं, और नागरिक पुलिस और अभिसूचना, ये दोनों में एसआई की भर्ती होगी, दोनों विभागों में। और अग्निशम द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष PAC-IRV परीक्षा, ये कम्बाइंड एक एग्ज़ाम है। दोनों के लिए थोड़ा बहुत अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, वो नीचे बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि कितनी है, यानी कि लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की कब है, वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 की जो ये भर्ती है 2024 की, 31 जनवरी 2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। और इसकी जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की, 20 फरवरी 2024 तक आप किसी भी हालत में ये काम अपना कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 है। एक बार और मैं आपके लिए बता दूं कि लास्ट डेट की वेट मत करिए आप लोग, हो सके तो लास्ट डेट से पहले पहले अपना फॉर्म भर लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, मैं उनमें ही बात करूंगा जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, उसी के बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं। एक इसमें लिखा गया, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें। तो सारे कुछ आप डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के बारे में भी यहाँ पर एक बात कही गई है कि आपके शैक्षिक योग्यता या आयु से संबंधित या आरक्षण से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे ओके होने चाहिए। ओके का मतलब सारे क्लियर होने चाहिए, कोई फर्जी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नों में संशोधन, परिवर्तन, एडिट एंड करेक्शन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। इसका मतलब क्या है? बाई चांस आपने फॉर्म भरा और कहीं पे मिस्टेक्स हो गई हैं, या कहीं पे गलत अंकना आपने ऑनलाइन आवेदन में कर दी गई हैं, कहने का मतलब है आपने कहीं पे गलत फॉर्म भर दिया गया है, तो एक आपको मौका दिया जाएगा एडिट एंड करेक्शन का, यानी कि आप उस भरे हुए फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं, उस भरे हुए फॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि पहले ही बार में आप बिल्कुल ओके फॉर्म भरिएगा। बट कहीं अगर मिस्टेक्स हो जाती है तो एक बार आयोग के द्वारा ये ऑनलाइन पेज फिर से खोला जाएगा, जिससे कि आप एडिट एंड करेक्शन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है, ये कुछ उतनी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे मैं बात करूँगा कि इसकी जो आगे की बात करेंगे, क्या क्या इसमें होना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। लिखित परीक्षा के बारे में
एक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा। इसके बारे में अलग से एक वीडियो आएगी। लिखित परीक्षा का पूरा सिलेबस आपको उसमें बता दिया जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे देखते हैं और अति महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं इस परीक्षा से संबंधित। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको जब लिखित परीक्षा होगी तो आपको वेबसाइट की ही सर्च करनी है, या आप दैनिक समाचार पत्रों में आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक बार और इसमें कही गई है कि अगर आप जो भी फॉर्म भरते हैं उसमें ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर मेंशन ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन या जितने भी अपडेट आपको लोक सेवा आयोग के द्वारा दी जाएंगे या आयोग के द्वारा दी जाएंगी, तो आपको मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू ये सारी जानकारी दी जाती हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होना है, कब आप एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी आपको। तो इसलिए आपका सही सही अपना जो है मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अवश्य मेंशन करिएगा जो आपका चालू स्थिति में है। तो आगे बात करते हैं, रिक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कितनी वैकेंसीज हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, कुल पद 65 प्लस 43। इसका मतलब ये है कि टोटल पद हमारे पास 108 पद हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जो एसआई नागरिक पुलिस में होगा उसके 65 पद हैं, और जो एसआई अभिसूचना के लिए हैं वो 43 पद हैं। इसके लिए कुल आपको वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 108 पद ये कुल हो जाते हैं। तो कुछ श्रेणी वाइज आपको ये पद दिखाए गए हैं। अनारक्षित के लिए 35 पद हैं। उत्तराखंड महिला इसमें 10% है। और अनाथ बच्चे जो उत्तराखंड में प्रवाहित अनाथ बच्चे हैं 5% इसको दिया जाता है, तो एक पद उनके लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति की हम अगर बात करें तो कुल रिक्त पद 13 हैं, और महिला उत्तराखंड महिला के लिए इस 13 पद में से ही 3 पद महिलाओं के लिए किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो कुल पद 2 हैं, और महिला के लिए इसमें 0 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो कुल पद 9 हैं, और महिलाओं के लिए 2 पद जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए कुल 6 पद हैं। इसमें महिला उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनके लिए 1 पद दिया जाएगा। तो आपके सामने कुल 65 यानी कि 65 पद हो गए हैं, जिनमें से 16 पद महिलाओं के लिए हैं, और 1 पद इसमें आपको दिखाया गया होगा पूर्व सैनिक के लिए भी रिजर्व करा गया है। इसके बाद हम अभी बात कर रहे थे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में। इसके बाद उप निरीक्षक अभिसूचना की हम अगर बात करें तो अनारक्षित के लिए 23 यानी कि 23 पद हैं, जिसमें 6 महिलाओं के लिए हैं, और 1 पद है अनाथ जो बच्चे हैं उत्तराखंड के उनके लिए। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो 9 पद हैं, 2 महिलाओं के लिए हैं। और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो 1 पद है और महिलाओं के लिए 0 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो कुल पद 6 हैं, 1 महिला के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS सर्टिफिकेट या EWS के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 4 पद रखे गए हैं, और 1 पद महिला के लिए है। तो कुल अगर हम बात करें टोटल पदों की, 43 पदों में से 10 पद जो हैं महिलाओं के लिए हैं, और 1 पद आपका ये देख लेते हैं पूर्व सैनिक के लिए है, और 1 पद आपका आपका इसके लिए आ जाएगा जो उत्तराखंड में प्रवाहित अनाथ बच्चे हैं उनके लिए हो जाएगा। अब पद नाम अगर हम बात करें तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, SI नागरिक पुलिस और अभिसूचना भी इसको हम कह सकते हैं। टोटल पदों की अगर हम बात करें तो 108 पद हैं। अगर वेतनमान की अगर बात की जाए 44,900 से 1,42,400, और लेवल की बात करें तो ये लेवल 7 में आता है। अराजपत्रित स्वरूप का ये पद है। अब बात करते हैं आयु की। तो आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी उम्र तक के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि 21 वर्ष
से नीचे वाला कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और अधिकतम 28 वर्ष, यानी कि 28 वर्ष से ऊपर की जिसकी आयु है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। आरक्षित वर्गों में जो भी नियम है, जो भी उनको आरक्षण दिया जाता है, यानी कि इसमें 5 वर्ष प्लस कर दीजिए, 5 वर्ष की उसमें छूट दी जाती है, तो 28+5। इसके बाद अगर हम बात करें शैक्षिक अर्हता की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, यानी कि आप बीए हों या बीकॉम हों या बीएससी हों, जो भी स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आपने हासिल की है, तो आप उसके लिए अहर हैं, या आप उसके लिए आवेदन करने के लिए सक्षम है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी। अगर जो भी भूतपूर्व सैनिक है, एक्स आर्मी मैन, अगर वो इंटरमीडिएट ही पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अन्य अगर आपको थोड़ा बहुत और इसमें अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाए, यानी कि थोड़ा बहुत अगर छूट अगर इसमें चाहते हैं, तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ हो। राष्ट्रीय कैडेट कोर का मतलब एनसीसी बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो शायद इसमें आपको केवल आयु में छूट मिलती है, यानी कि जो आरक्षण वर्ग के लिए जो आयु में छूट दी जाती है वो आपको यहाँ से मिल सकती है, अगर आपके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष आपने सेवा की हो। वीडियो लंबी हो रही है, तो इसके लिए आपको ध्यान से देना है। इसमें संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें सीधी भर्ती, तो शारीरिक मापदंड की, तो क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या आपका जो है शारीरिक दक्षता आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है फिजिकल पीईटी एग्ज़ाम के लिए अहर माने जाएंगे। न्यूनतम शारीरिक योग्यता आपके पास होना जरूरी है। अगर हम बात करें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट, यानी कि लंबाई की बात अगर हम बात करें, तो 167.70 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। महिलाओं की बात करें तो यही लंबाई 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अगर इससे अगर आपकी हाइट या लंबाई कम है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें, तो 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है और 147 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए है। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसमें छूट का प्रावधान है। 162.60 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए है, और यहीं पर महिलाओं की अगर हम बात करें तो 147 सेंटीमीटर इसमें लंबाई होना चाहिए। अब पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों की से मतलब है कि जो भी हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, पर्वतीय क्षेत्र के जो ज़िले हैं, उनका एक हिल सर्टिफिकेट बनाया जाता है। अगर आपके पास वो पर्वतीय प्रमाण पत्र है या हिल सर्टिफिकेट है, तो आप इस दायरे में आ सकते हैं, आपको ये छूट प्रदान की जा सकती है। तो आगे हम बात करते हैं। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों की ही की जाएगी, ये भी आपको ध्यान देना है। अगर हम आगे बात करें, जो चेस्ट जो फुलाई जाती है, जो सीना फुलाने की अगर हम बात करें, तो अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस जो भी है, उनके लिए बिना फुलाए आपके सीने की जो चौड़ाई है वो होनी चाहिए आपकी 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने पर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 78.8 सेंटीमीटर अगर आपके सीना है, और आपको 5 सेंटीमीटर अनिवार्य रूप से फुलाना पड़ेगा। इसके बाद पर्वतीय क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी जितने भी हैं, उनको थोड़ा बहुत इसमें छूट का प्रावधान किया गया है। तो 76.5 सेंटीमीटर इनकी सीना होना चाहिए, और फुलाने के बाद वही 5 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है अनिवार्य रूप से चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। अब शारीरिक वजन की बात करें, तो 45
किलोग्राम यानी कि 45 केजी न्यूनतम वेट होना अनिवार्य है। ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वेट का कोई प्रावधान नहीं है। केवल महिला अभ्यर्थियों को अगर इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो अपना न्यूनतम वेट 45 केजी करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये न्यूनतम आहार जो अभ्यर्थी उसके लिए इनका शारीरिक प्रशिक्षण होना है, तो इसको पास करना अनिवार्य है। न्यूनतम शारीरिक अहर्ता अगर जो व्यक्ति यानी कि लंबाई और सीने का फुलाव और वजन जिसका कंप्लीट होगा वही अभ्यर्थी आगे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें ही आवेदन कर सकता है। तो अगली वीडियो में हम आपको एसआई उत्तराखंड एसआई या उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।